इलेक्ट्रोमैटिक थ्योरी वन और चैप्टर सेकेंड है हमारा। टॉपिक थ्री है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बुक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय टीजे ग्रिफिथ, थर्ड एडिशन। इंट्रोडक्शन टू पोटेंशियल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है वो ज़ीरो है। बेसिकली हमने दो चीज़ें कैलकुलेट की थी, एक डाइवर्जेंस कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दूसरा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जो है वो ज़ीरो है, और ये हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर है। रेगुलर वेक्टर नहीं है हमारे पास, कोई आर्बिट्री रैंडम वेक्टर, बल्कि स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर है कि आपके पास वही इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है जिसका कर्ल हमारे पास ज़ीरो हो। जैसे कि ये है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका सिर्फ हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, उसकी डिपेंडेंस वाई पे है। ये कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी आप अरेंजमेंट कर लें स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इसका कर्ल ज़ीरो नहीं है। आपने अगर देखना हो कि गिवन आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है नहीं हो सकती, तो आप पहले उसका कर्ल कैलकुलेट करें। अगर कर्ल इक्वल टू जीरो तो वो पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में हमने एक थ्योरम देखा था जिसे कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम। वो हमें ये बताता है कि अगर किसी वेक्टर फील्ड का जो कर्ल है वो इक्वल टू ज़ीरो हो, तो फिर हम उस वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। जैसे ये हमारे पास v है, इसका अगर कर्ल ज़ीरो है तो हम इस v को डिफाइन कर सकते हैं किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के इक्वल। तो यहाँ पे जबकि हमारे पास जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ये हमें इनवाइट करता है कि हम एक और इस जो थ्योरम को यूज़ करें। तो उस यूज़ करने से पहले आप याद रखें कि हमारे पास जो है स्टोक्स थ्योरम है, वो हमें ये बताता है कि आप इस तरह के जो सरफेस इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल लें कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है, इसको आप चेंज कर सकते हैं किसी लाइन इंटीग्रल में, ठीक है। जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल है एवेल्युएट किया गया है एक सरफेस पे, जो ये मैंने सरफेस आपको शो किया है। तो और इस सरफेस इंटीग्रल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, इस सरफेस की बाउंड्री, इस सरफेस की जो ये बाउंड्री है ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल होगी। तो ये हमारे पास इस सरफेस इंटीग्रल से ये लाइन इंटीग्रल बन गया, क्लोज लाइन इंटीग्रल। तो ई डॉट डी एल क्लोज लूप इंटीग्रल ओवर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप देखें कि अगर मैं क्लोज लूप इंटीग्रल लेता हूँ, ए से पहले बी पे मूव होता हूँ, बी से फिर ए पे आता हूँ, तो ये हमारे पास होगा हमेशा ज़ीरो। इसमें डायरेक्शन ऑफ पाथ आप देख लें, पहले ये डायरेक्शन है और फिर हमारे पास डायरेक्शन ये है इस तरफ। तो मैं यहाँ से ए से बी पे ट्रेवर्स करूँ, बी से ए पे, तो मुझे ये इक्वेशन बताती है कि ये मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रल क्लोज लूप इंटीग्रल ज़ीरो होगा। तो ये ज़ीरो किस केस में हो सकता है, लेट से मैं यहाँ से मैं ट्रेवर्स करता हूँ यहाँ से इस तरफ, ठीक है। लेट से मैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ लूप ही मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से जितनी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बिल्कुल उतनी ही मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी अगर मैं बी से, क्योंकि पाथ की जो डायरेक्शन है हमारे पास ये ए से बी है, तो बी से मैं अगर ए मूव करता हूँ उतनी ही मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। जितनी मैं ए से बी पे जाता हूँ, जिसने लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, उतनी ही बी से ए तक नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए इस लाइन इंटीग्रल की, तभी ये दोनों का सम ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में ए से बी पे मूव हूँ, इस डायरेक्शन से ए से बी में मूव हूँ, या मैं किसी भी डायरेक्शन से ए से बी पे मूव हूँ, तो मेरे पास जो इस लाइन इंटीग्रल का इंटीग्रल जो होगा, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा मेरे पास सेम आएगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँ कि मेरे पास लेट से मैंने एक यहाँ से मैंने कोई भी इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है, इस पॉइंट से मैंने एवेल्यूएट करना है, तो मैं यहाँ से एवेल्यूएट करूँ, ये पाथ लूँ, इस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करूँ, इस पाथ पे लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करूँ, इस पाथ पे लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करूँ,
या फिर कोई भी ऐसे मैं पाथ ले लूँ, इस पे एवेलुएट करूँ, तो मेरे पास वैल्यू हमेशा सेम आएगी। वो सिर्फ अगर रेफरेंस चूज़ कर लेता हूँ तो सिर्फ इस पॉइंट पे डिपेंड करेगी। तो ये मुझे इनवाइट करता है कि मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ, वो है जो कि पाथ इंडिपेंडेंस है। तो मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन हो सकता है जो रेफरेंस पॉइंट से आर तक जो मैंने पॉइंट वैल्यू लिया हुआ है उसके लाइन इंटीग्रल पे डिपेंडेंट है, जबकि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मुझे ये होगा हमारे पास एक फंक्शन जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल। ठीक है। तो अगर आपके पास एंडिंग पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है और उसके बाद आपका जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ तक आप इंटीग्रल लेते हैं वो सेम है, तो हमारे पास हमेशा जो वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी, मुख्तलिफ नहीं आएगी। जो ये है कि अगर मैं यहाँ से मेरी वैल्यू आती है लाइन इंटीग्रल की 2 आती है, तो यहाँ से भी वैल्यू 2 आएगी। यहाँ से 3 आती है तो यहाँ से भी 3 आएगी। ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास जो फंक्शन की जो का जो वैल्यू देगा मुझे वो यूनिक देगा। अगर यहाँ पे पाथ इंडिपेंडेंस नहीं होती तो मैं इस प्रॉपर्टी को जो यूज़ ना कर पाता, मैं पोटेंशियल डिफाइन ना कर पाता, और हर पाथ पे जो हर पा डिफरेंट पाथ पे जो वैल्यू होती वो सेम होती, मेरे पास रिजल्ट यूनिक ना होता, तो तब हम इसको किसी स्केलर फंक्शन से डिफाइन ना कर पाते। तो याद रहे जो ओ है हमारे पास इसमें रेफरेंस पॉइंट है, तो आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज़ करें और उस रेफरेंस पॉइंट से आप क्या पॉइंट पे जिस पॉइंट पे पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आपको लाइन इंटीग्रल एवेलुएट करना होगा कोई भी पाथ चूज़ के, पाथ इंडिपेंडेंस। तो ये वी जो हमारे पास फंक्शन होगा स्केलर फंक्शन, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब आ जाएं आप इस पे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि ये जो इसमें रेफरेंस पॉइंट का जो मकसद है वो बिल्कुल सेम है जो कि हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल में होता है। वहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट होता है, लेट से हमारे पास सी लेवल है, ग्राउंड है, तो जो भी हाइट मेजर करते हैं हम उन ग्राउंड से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है कि हम किस रेफरेंस से जो पोटेंशियल्स को मेजर करेंगे। तो जब वो गिवन प्रॉब्लम में हम एक पोटेंशियल को फिक्स कर देते हैं, रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, तो जो भी पोटेंशियल आता है हम उसी से मेजर करते हैं। जैसे कि आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फिर आप कहते हैं कि भाई मैम ग्राउंड लेवल से जो है से रेफरेंस रख के ये इसी ग्राउंड रेफरेंस से हम हाइट्स मेजर करेंगे, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। तो अब आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पे ए एंड बी। तो आप ये देख लें कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो किसी भी रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट बी तक का लाइन इंटीग्रल नेगेटिव के साथ वो पोटेंशियल एट पॉइंट बी होगा, और उसी रेफरेंस पॉइंट से एक पॉइंट ए तक का जो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मेरे पास होगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव ये देखें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप लिमिट्स इन्वर्ट करते हैं, जो फाइनल लिमिट है वो आप इनिशियल बनाते हैं, इनिशियल फाइनल बनाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन अपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आप कॉमन ले सकते हैं और ई डॉट डी एल आप कॉमन ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप इंटीग्रल की वैल्यू ले सकते हैं और वो ये होगा कि आप इंटीग्रेट करें ए से ओ तक और ओ से फिर बी तक। ठीक। तो वो बिल्कुल हमारे पास होगा ए से बी तक। ठीक है। ए से ओ और ओ से बी, तो ये हमारे पास होगा ए से बी तक का जो लाइन इंटीग्रल। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हैं कि आपने अगर हाइट्स मेजर करनी है, लेट्स से हाइट्स वही ग्रेविटेशन पे लेते हैं हम, कि पहले आपने रेफरेंस पॉइंट ये लिया हुआ था और आपने कहा था कि जो भी हाइट मेजर करनी है मैंने, लेट्स से ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये पॉइंट ये है, इनकी जो दो दो हाइट का जो डिफरेंस है वो मैंने, या डिस्टेंस आप कह लें, वो पहले ये था, ये H1, ये देख लें H2 है, तो ये रहा मेरे पास H1 और ये रहा H2, H1 और H2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा H2 माइनस H1। ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि मैंने नहीं इधर से हाइट मेजर नहीं करनी, मैं कोई और रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, रेफरेंस लेता हूँ। ठीक है। तो लेट से आप पहले ग्राउंड से मेजर करते, आप कहते हो नहीं मैंने अपनी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से मेजर करनी है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा और दूसरी हाइट हो जाएगी आपकी ये।
ठीक है, सेम रेफरेंस डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट से। तो इन दोनों का भी आप डिफरेंस लें, वो बिल्कुल सेम आएगा जो कि आपने पहले एवेल्युएट किया। तो ये देखें, ये होगा H2 प्राइम माइनस H1 प्राइम। ठीक है, तो इसको मैंने कहा है H1 प्राइम और इसको मैंने कहा है H2 प्राइम। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से जो दो पॉइंट्स का डिफरेंस है वो वो डिपेंड नहीं करता। इस केस में भी आप देख लें कि रेफरेंस पॉइंट, अगर आप जो दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है, वो रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है, एग्जैक्टली जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एक और हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट हमें ये कहता है कि आपने दो पॉइंट्स का अगर स्केलर फंक्शन, दो पॉइंट्स पे अगर आपने स्केलर फंक्शन की वैल्यू लेनी है जो कि है, और उनका डिफरेंस है बेसिकली एक पॉइंट बी और ए पे, पॉइंट बी और ए का पे जो स्केलर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस है वो इक्वल टू होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो इस स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट है उसका लाइन इंटीग्रल ले लें और एवेल्यूएट करें ए से बी तक। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वेट करें, ये एक्सप्रेशन वी बी माइनस वी ए और वी बी माइनस वी ए, इन दोनों को इक्वेट करें तो आपके पास ये आएगा। चूँकि ए और बी हमारे पास आर्बिट्रेरी हैं तो आप इन इंटीग्रल्स को ड्रॉप करके ये वैल्यू हासिल कर सकते हो, ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी। तो ये रहा मेरे पास वो स्केलर फंक्शन जिसका मैं नेगेटिव ग्रेडियंट लूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जो हमने स्टार्टिंग लिया था, जिसका जो हमारा एम था वो हमने यहाँ पे हासिल कर लिया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल ज़ीरो हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो स्केलर फंक्शन है वो है पोटेंशियल। यहाँ पे जो नेगेटिव है ये नेगेटिव सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है, मैटर ऑफ कन्वीनियंस है। और हमारे पास कन्वीनियंस क्या है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आए और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आए, इस वजह से ये नेगेटिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब कुछ कमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो द नेम ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी आर कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म्स। पोटेंशियल होता है बेसिकली हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपको इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट तक चार्ज को लाने में वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। वर्क डन में से उस चार्ज को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास बाकी रह जाएगा पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती है सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है कि पूरे सिस्टम को चार्जेस को असेंबल करने में जितना वर्क डन आपका लगा है उसको कहते हैं, वो एक नंबर से डिफाइन हो सकती है, वो हम कहते हैं उसे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है जबकि पोटेंशियल एक पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। इसमें मजीद जो डिस्कशन हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे जब हम वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो पोटेंशियल हमारे पास जो डिस्कशन ही होगी वो पोटेंशियल एनर्जी पे होगी, तो हम फिर दोबारा एक कंपैरिजन देख लेंगे क्वांटिटेटिवली। तो सेकंड हमारे पास जो एडवांटेज है वो है पोटेंशियल फार्मूलेशन का, वो ये है कि पहले हमें डील करना पड़ा था, याद रहे कि हमारा मकसद वही है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए तीन कंपोनेंट्स की ज़रूरत थी, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट। लेट से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। लेकिन अब अगर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन आया था जो स्केलर फंक्शन है, जबकि यहाँ पे पहले तीन फंक्शन चाहिए थे हमें, यहाँ पे अब सिर्फ सिंगल चाहिए, उसका हम नेगेटिव ग्रेड ले लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। यहाँ पे तीन और यहाँ पे ये सिंगल। तो इसकी वजह क्या है कि ये जो पहले जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी तीन फंक्शन में थी वो सिंगल में कैसे आ गई है। तो उसकी वजह जवाब ये है जो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी वेक्टर बट इट इज़ अ स्पेशल। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेशल टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर है और वो ये है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो हमें बताता है कि इन कंपोनेंट्स की एक्स और वाई, जी और वाई और एक्स और जी, इन सारे इन कंपोनेंट्स की आपस में डिपेंडेंस है और वो डिपेंडेंस आपको इन इक्वेशन से नज़र आ रही है। पार्शल ई एक्स और पार्शल वाई इज इक्वल टू पार्शल ई वाई और पार्शल एक्स एंड सो ऑन।
तो ये डिपेंडेंस के होने की वजह से हम इन तीन कंपोनेंट्स प्रॉब्लम को, तीन फंक्शन की प्रॉब्लम को कंप्रेस करके ले गए हैं एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन में, ठीक है, क्योंकि आपस में इनकी डिपेंडेंसी हमने इसी को यूज़ किया। सो अ वेक्टर प्रॉब्लम डाउन टू स्केलर वन। तो वेक्टर से डील करना मुश्किल, डायरेक्शन आपको वहाँ पे कंसीडर करनी होगी, जबकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन आपको कंसीडर नहीं करनी होगी। स्केलर फंक्शन है, वो आप पहले स्केलर फंक्शन कैलकुलेट करें और उसके बाद आप सीधा उसका नेगेटिव ग्रेडियंट ले, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। जो मैंने रेफरेंस पॉइंट की बात की थी, ओ क्या, रेफरेंस पॉइंट ओ अगर आप चेंज करें तो वो सिर्फ आपके पास कांस्टेंट एक ऐड होगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप हाइट मेजर करते हैं, ग्राउंड से मेजर करते हैं और आप फिर डिसाइड करते हैं नहीं मैंने जो सारी की सारी जो भी हाइट थी उनको मैंने देखना है फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर, तो आपको सब वैल्यूज़ में, अपनी सब हाइट्स में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी होगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू है हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे जैसे कि ये देखें कि पहले मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया था ओ, और पॉइंट आर पे मैंने पोटेंशियल वैल्यूएट करना था, तो नेगेटिव मैंने लेना था इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो अब अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज करना है तो क्या चीज़ नहीं आएगी, वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पहले मेरे लेट से मेरे पास ये था रेफरेंस पॉइंट, अब ये है मेरे पास ओ प्राइम है। तो अब आप लेट से यहाँ पे पोटेंशियल आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पहले आप कैसे जा रहे थे, किसी भी पाथ से जाते हैं, आपको पता है पाथ इंडिपेंडेंस है, तो आप पोटेंशियल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन इंटीग्रल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करना था नेगेटिव के साथ, तो पोटेंशियल आया था। अगर आप यहाँ पे लेट से यहाँ पे आपने लेना था, तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक का लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट किया, आपके पास पोटेंशियल आ गया। तो जब आपके पोटेंशियल चेंज किया है, रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, तो आपको लाइन कोई भी पाथ लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड को का लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करने के लिए। और चूंकि हमें पता है कि जो ये लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो आप ये पाथ क्यों चूज करें, हम ये पाथ क्यों नहीं चूज कर सकते, ये भी पाथ वैलिड है कि यहाँ से यहाँ तक जाएं पहले, और फिर यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह पहले यहाँ से यहाँ तक जाएं और फिर यहाँ से इस पॉइंट से ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखें ये कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू हम जो वैल्यूएट कर रहे हैं उस सब में क्या हुआ, ये जो लाइन इंटीग्रल के का रिजल्ट था, वैल्यू थी, वो ऐड हो गई है, ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखें ये वाली है, और ये हमारे पास ये इंटीग्रल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये देखें ये कांस्टेंट आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट्स चेंज करने से आपको सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू आपकी पूरी प्रॉब्लम में ऐड हो जाएगी, और इसके अलावा और कोई नहीं होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगी जो पहले थी। सो एडिंग अ कांस्टेंट वुड नॉट अफेक्ट द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आप इसका ग्रेडियंट ले लें, ठीक है, ग्रेडियंट ले लें। आप देखें कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, आप पास एग्जैक्टली आएगा डेल वी प्राइम इज इक्वल टू डेल वी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं पिछली स्लाइड पे आपको दिखा चुका हूँ कि इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा, वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, आप रेफरेंस पॉइंट जो मर्जी लें। सो सेम एज रेफरेंस पॉइंट फॉर एल्टीट्यूड्स, जो मैं आपको पिछली स्लाइड पे बता चुका हूँ। तो और रेफरेंस पॉइंट जो हम लेते हैं यहाँ पे बुक्स में और हमारी थेरेटिकल डिस्कशन में, वो होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमारे पास होता है रेफरेंस पॉइंट, हम इन्फिनिटी पे असाइन कर देते हैं एक पोटेंशियल ज़ीरो असाइन कर देते हैं, तो फिर जो भी पोटेंशियल मेजर किए जाते हैं उस रेफरेंस पॉइंट से मेजर किए जा सकते हैं। एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इटसेल्फ वो एक्सटेंड ना हो रही हो इन्फिनिटी तक। अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है तो फिर आप ज़ीरो असाइन नहीं कर सकते इन्फिनिटी को, ठीक है, फिर आपको रेफरेंस पॉइंट कुछ अलग लेना होगा। लेकिन रियलिस्टिक जितनी भी पोटेंशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो लोकलाइज होती हैं, वो इन्फिनिटली लार्ज नहीं होती। सो पोटेंशियल ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये हमारे पास फोर्थ है प्रॉपर्टी है। जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग जो हमने लिया था डिस्कस करना सुपरपोजिशन को, वो था फोर्सेस के लिए, कि अगर आपके पास कई सारे चार्जेस हैं, उन चार्जेस की वजह से एक चार्ज कैपिटल क्यू पे आपने फोर्स बतानी है,
तो आप कैसे बताओगे? तो उसका तरीकाकार ये था कि आप Q1 की वजह से कोलम ला यूज़ करें, कैपिटल Q पे फोर्स लिखें, वो हो गया F1। बाकी सारे चार्जेस को इग्नोर कर देना, सिर्फ Q1 को कंसीडर करना है। फिर Q2 को आपने कंसीडर करना है और बाकी सारे चार्जेस को इग्नोर करके Q पे फोर्स लिखनी है, वो F2 हो जाएगी। और इस तरह वन बाय वन करते करते आप सारी F1 F2 F3 लिखोगे फोर्सेस को। उन सारी जो टोटल फोर्स होगी कैपिटल क्यू पे जो अप्लाई हो रही है, वो इन सारी फोर्सेस का सम होगी। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। एट अ टाइम आप एक कंसीडर करें चार्ज, उसकी वजह से फोर्स देखें, बाकी सारे इग्नोर कर दें, वन बाय वन कैलकुलेट करें और उनको ऐड कर देंगे, आपके पास टोटल फोर्स होगी ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। इसको अगर आप डिवाइड कर दें फोर्स को इसी कैपिटल क्यू से, तो फिर आपके पास रह जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन। और अगर आप इसी एक्सप्रेशन का लाइन इंटीग्रल ले लें फ्रॉम कॉमन रेफरेंस पॉइंट, कोई रेफरेंस पॉइंट चूज करके एट पॉइंट टू पॉइंट आर, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये पूरी टर्म पोटेंशियल। तो पोटेंशियल भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करेंगे। ठीक, यहाँ पे फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पोटेंशियल। अब लास्ट लिया है कि यूनिट्स के हैं हमारे पास पोटेंशियल के, तो वो हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल है उसमें को उसके फार्मूला में क्या क्या टर्म्स आ रही हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास आती है फोर्स, तो फोर्स के यूनिट्स हैं न्यूटन, और चार्ज के यूनिट्स हैं हमारे पास कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स के यूनिट आगे न्यूटन और ये चार्ज के यूनिट आगे कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरम्यान में एक ये खूबसूरत रिलेशन है कि जब हमारे के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म हो, सो थ्रू आउट स्पेस यूनिफॉर्म हो जिस रीजन में आप कंसीडर कर रहे हो, तो आप दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट ले लो उन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में। तो इस एक्सप्रेशन को, इस स्पेसिफिक केस को यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे यूनिट्स आसानी से लिख सकते हो इसको देख के। तो ई की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स आ जाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स होते हैं हमारे पास मीटर, तो ये मेरे पास पोटेंशियल के यूनिट आ गए, न्यूटन मीटर होता है जॉल जाउल, और ये कुलम नीचे आ जाएगा। तो वी के यूनिट्स हैं जाउल पर कुलम, और हम इसे कहेंगे वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कुलम। Potential inside and outside a spherical shell of radius capital R which carries a uniform charge। और रेफरेंस पॉइंट हमारे पास है इन्फिनिटी। ठीक है, तो दो हमारे पास रीजन है, एक आउटसाइड स्फेरिकल शेल है और इनसाइड स्फेरिकल शेल है। तो इसकी एक पिक्चर बना लेते हैं ताकि डिस्कस करना आसान हो सके। तो मेरे पास ये है एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और इसका रेडियस है ये कैपिटल आर, और ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर। तो हमने कोई पॉइंट हो यहाँ पे, ये इस रीजन पे, यहाँ पे आउटसाइड द शेल हो और एक इनसाइड द शेल हो, इन पॉइंट्स पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन जो हमारा पास आइडिया है पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, वो ये है कि आपने रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट से, लेट से हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से आपने लाइन इंटीग्रल एवेलुएट करना है यहाँ तक, अगर आप आउटसाइड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ के मुताबिक जो प्रीवियस हमारी डिस्कशन है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की हुई है एक स्फेरिकल शेल के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाली है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है अगर आप उसे आउटसाइड से देखें, कि जैसे कि एक पॉइंट चार्ज है उसके सेंटर में रखा हुआ हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² और आर हेड। और हमारे पास ये जो रीजन है याद रहे कि ये आउटसाइड है, तो ये मैंने इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है। इंटीग्रल हो गया ये रेफरेंस पॉइंट जीरो से लेके इस पॉइंट, ये पॉइंट आर है, तो ये रहा मेरे पास, ये रहा पॉइंट आर। तो इस पॉइंट पे तक मैंने लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है। सो ई डॉट डी एल, ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, और यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस वो इंटीग्रल के लिए पाथ लिया वो डायरेक्ट लिया है, रेडियल लिया है। ठीक है, रेडियल पाथ लिया है। जैसे रेडियल पाथ मैं आपको शो करूँ, वो है ये,
एग्जैक्टली रेडियस के अलॉन्ग, ठीक है, रेडियल पाथ लिया, ये वाला पाथ लिया लिए। तो डी आर, इस वजह से डी एल की जगह पे इस वजह से आप डी आर देख रहे हो, और आर डॉट आर यहाँ पे हमारे पास हो गया। तो 1/r हमारे पास इंटीग्रेशन है आर पे, और 1/r² की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है -1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास लोअर लिमिट या अपर लिमिट। अपर लिमिट आप पुट करोगे वो आ जाएगा 1/4π0 r, और लोअर लिमिट हमारे पास है इन्फिनिटी, 1/∞ हमारे पास होता है 0। तो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल हमारे पास पोटेंशियल है 1/4π0 r। अब आ जाए इनसाइड। तो इनसाइड रीजन में हम रीजन्स को डिवाइड करेंगे। वो डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों दो डिफरेंट रीजन्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट है। तो एक रीजन है हमारे पास, मैं इसको रेज कर दूं, कि एक रीजन है मेरे पास आउटसाइड, और उस रीजन में मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो, और एक रीजन है इनसाइड। तो एक रीजन ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का लाइन इंटीग्रल, और दूसरा लाइन इंटीग्रल होगा आप कह लो कि यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। तो इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, तो यहाँ पे नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1/4π0 Q/r²। और इनसाइड द स्फेरिकल शेल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्योंकि इनसाइड द स्फेरिकल शेल हमारे पास चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो आर से लेके ये पॉइंट आर, ये हमारे पास आर है, इस तक हमने इंटीग्रल करना था एवेल्यूएट जीरो का, तो जीरो आएगा। और इसका इंटीग्रल आप इंटीग्रेशन करेंगे 1/r² की, तो बिल्कुल वही -1/r आ जाएगा, और आर टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर आप इन लिमिट्स को पुट करेंगे तो हमारे पास ये रही वैल्यू, v इज इक्वल टू Q/4π0 1/r। और ये देखें पूरा एक कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल जो है स्फेरिकल शेल का इनसाइड, वो हमारे पास है कांस्टेंट, वो हमारे पास वेरिएबल नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ, कि जो पोटेंशियल होगा इनसाइड द स्फेरिकल शेल वो सिर्फ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं होगा। जो पोटेंशियल होगा इनसाइड द स्फेरिकल शेल वो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि आउटसाइड क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी इंटीग्रल था जो वैल्यूएट किया, इस वजह से नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आई है। यहाँ तो जीरो था, और इधर अगर आप चार्जेस को चेंज कर दें, यहाँ पे शेल्स और इंट्रोड्यूस कर दें, तो आपको वर्क डन एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड एवेल्यूएट कर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल एवेल्यूएट करना होगा इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक। वो हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, और आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट आती आएगी। तो इस वजह से जो पोटेंशियल होता है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, वो सिर्फ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आउटसाइड क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब आ जाएं पॉइसन और लेप्लेस इक्वेशन पे। और हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया नया, जो पहले हमारे पास नहीं था, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास वो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे हम कॉजल लॉ कहते हैं, उसको सामने रखें तो वो पोटेंशियल की टर्म में कैसे दिखेगी। तो ये रहा मेरे पास पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन डाइवर्ज सॉरी ये रही मेरे पास गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी मेरे पास है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ये प्रीवियस लेक्चर से जब हमारे पास दो रिजल्ट्स आए हैं। तो पहले तो आ जाए डाइवर्जेंस पे। तो ई की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी -डेल्टा वी, तो डेल डॉट डेल वी, तो डेल डॉट डेल होगा हमारे पास डेल स्क्वायर, ये मेरे पास स्केलर ऑपरेटर बन गया। अब इसकी आप राइट हैंड साइड देखें तो वो है इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम कहते हैं पॉइसन इक्वेशन। ये रही मेरे पास पॉइसन इक्वेशन। अब अगर आप ऐसे रीजन कंसीडर करें जिस रीजन में इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जीरो जीरो हो, और तो वो वहाँ पे हमारे पास जो ये लेप्ले पॉइसन इक्वेशन बन जाएगी लेप्लेस इक्वेशन, राइट हैंड साइड हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी हमारे पास डाइवर्जेंस की। तो कर्ल के बारे में, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे यही एक्सप्रेशन पुट कर दें, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी। तो अब हमें पता है कि ओल्ड कैलकुलस का जो रूल है वो ये, कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो।
तो ये देखें, ये इक्वेशन होल्ड होती है, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑलवेज जीरो। तो ये हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमारे पास हासिल हुए इसी से तो हासिल किया हमने। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो से तो हमने ये इक्वेशन हासिल किया। तो जो ये एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल वी, वो गारंटी करता है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो ही आए। ठीक है। तो और एक और कमेंट इसके ऊपर कि आपको पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, वो ये है पॉइसन इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी आपको, और वो है एक डाइवर्जेंस और दूसरा है कर्ल। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता हो, और दूसरी आपके पास कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो फिर ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जबकि पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और वो है पॉइसन इक्वेशन। अब आ जाए पोटेंशियल ऑफ अ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हमारे पास अगर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कई चार्ज डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में काफ़ी सारी टाइप आ जाएंगी, तो उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा। तो याद रहे हमारे पास अभी भी प्रॉब्लम जो वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कि गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास आ जाती है तो आपके पास फोर्स आ जाएगी, कि उस चार्ज को मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर आपके पास फोर्स आ जाती है तो फिर आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, और आपके पास एक्सीलरेशन आ जाता है तो फिर आप पूरी काइनेमेटिक्स वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे हासिल कर सकते हैं। तो और यहाँ पे हमने पोटेंशियल की टर्म में इसको क्यों डिफाइन किया, उसकी वजह ये रही कि पोटेंशियल हमें हासिल करना आसान है। तो हम ये करते हैं कि पहले गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर हम उसका लेते हैं नेगेटिव फील्ड, हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइसन इक्वेशन हमें बताती है कि अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन है तो उसका आप डबल डेरिवेटिव लें सॉर्ट ऑफ, तो आपके पास आ जाती है चार्ज डेंसिटी। लेकिन हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। अक्सर प्रॉब्लम में हमें चार्ज डेंसिटी गिवन होती है और हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है। तो हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो कन्वर्स प्रॉब्लम है, कन्वर्स टू द पॉइसन इक्वेशन। तो मैं आपको शो करूँगा जब इक्वेशन हम वो हासिल कर लेंगे। तो हम एक सिंपल केस से लेंगे, और वो हमारे पास है पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। हमारे पास एक चार्ज है, मैं आपको प्रेजेंट कर देते हैं जैसे ये और ये, और सेंटर में हमारे पास एक ओरिजिन पे चार्ज है ये वाला। और हमसे ये पूछा गया है कि एक पॉइंट जो आ रहा है ओरिजिन से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो हमें लाइन इंटीग्रल करना होगा, कैलकुलेट इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r²। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, जो हम पहले कर चुके हैं। आ, अब हम इसका लाइन इंटीग्रल लेंगे इन्फिनिटी से आर तक। वो सिर्फ यहाँ पे 1/r² का इंटीग्रल है, क्यू भी कांस्टेंट है, 1/4πε0 भी कांस्टेंट है हमारे पास। तो 1/r² का जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी -1/r। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/r। अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुट करेंगे, लोअर लिमिट हमें ज़ीरो देगी, अपर लिमिट देगी है 1/4πε0 Q/r। तो जो एक्सपेक्टेड था पहले हम देख चुके हैं कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज जो कि ओरिजिन पे है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो देता है 1/4πε0 Q/r। पोटेंशियल जो हमने नेगेटिव लिया था इसका ग्रेडियंट, ये जो एक्सप्रेशन में नेगेटिव था मैंने आपको बताया था कि ये कन्वीनियंस के लिए है, और इसकी और कोई वजह नहीं है। क्यों? और कन्वीनियंस क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख लें, पॉजिटिव पोटेंशियल चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा। इसको देखने का एक और अच्छा तरीकाकार ये है कि आप पॉजिटिव चार्ज के जो रीजन्स हैं उनको ले सकते हैं हिल्स, और नेगेटिव चार्ज के जो रीजन हैं उनको लेते हैं आप वैलीज। ठीक है। तो ये रहा मेरे पास एक्सिस डिस्टेंस का, और ये रहा मेरे पास पोटेंशियल का। ठीक है। तो ये रहा, ये था मेरे पास डिस्टेंस और ये है पोटेंशियल। लेट से हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है।
तो जैसे आप इसे करीब जाते जाएंगे तो ये इक्वेशन हमें बताती है अब कि ये पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। फिर जैसे आप दूर जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। और लेट से यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो आप नेगेटिव चार्ज के करीब जाओगे पोटेंशियल उसकी वजह से नेगेटिव होगा, और एक पॉइंट आएगा कि नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो डोमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज के करीब जा रहे हो। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये नो क्वेश्चन बताती है कि पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव होगा। तो ये देखें, ये इस तरह से यही हूँ। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रीजन क्या है, हिल्स हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज रीजन क्या है, वैलीज हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो पॉइंट करती है वे हिल टू वैली, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, तो ये आइडिया है अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ हिल्स एंड वैलीज। और ये एक सूटेबल अनोलॉजी है जो हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल में देते हैं, कि हमारे पास जो हाइट्स हैं, हिल्स हैं, उनका पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जो वैलीज हैं उनका ग्रेविटेशन पोटेंशियल कम होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पॉइंट करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर कहें आप हिल्स टू वैलीज, या फिर डाउन हिल कहें। इन जनरल अगर आपके पास चार्ज ओरिजिन पे ना मौजूद हो तो आपके पास एक्सप्रेशन ये होगा, कैलिग्राफिक आर आ जाएगा आर की जगह पे। और कैलिग्राफिक आर क्या, हमारे पास डिस्टेंस है चार्ज से लेके फील्ड पॉइंट तक का। तो ये तो रहा मेरे पास सिंगल चार्ज के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस होंगे, अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर हमारे पास हर किसी के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे हर चार्ज मुख्तलिफ है, और हर चार्ज से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी तक का वो भी मुख्तलिफ है। तो Q1 से लेके पी तक का डिस्टेंस R1 और Q1 आ जाएगा, Q2 से लेके पी तक का डिस्टेंस कैलिग्राफिक R2 और ये Q2। तो ये इसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा। तो 1/1 हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल, उन सबको आप सम कर देंगे तो ये टोटल डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल हम हासिल कर लेंगे। अब जबकि आप बात करें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये इक्वेशन है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जनरल कि डी क्यू हमारे पास हो, इसको हमने सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट करना होगा। और यहाँ पे याद रहे कि इंटीग्रेशन में कैलिग्राफिक आर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, तो कैलिग्राफिक आर को आप इस एक्सप्रेशन से इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वो इक्वेशन है जिसको पॉइजन इक्वेशन का मैं कन्वर्स कह रहा था, कि पॉइजन इक्वेशन में ये था कि आपके पास पोटेंशियल गिवन हो तो आप चार्ज डेंसिटी की तरफ जा सकते हैं, चार्ज डेंसिटी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या शो किया है कि अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जनरल एक्सप्रेशन मेरे पास आप कह लें कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये होगा। और ऐसे भी कुछ इस तरह से होती है इसकी, कि अगर आपके पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपने एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आप इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे, और एक पैच की वजह से आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे, और फिर उसे पूरी कॉन्फ़िगरेशन पे आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास पैच होगा स्मॉल, ये है डी क्यू, ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो है डी क्यू है। अब अगर ये लाइन वॉल्यूम चार्ज है तो डी क्यू होगा, डी क्यू विल बी इक्वल्स टू डी वी इंटू, या फिर आप कहें रो इंटू डी वी। और अगर आपके पास ये जो लाइन चार्ज है, ये सरफेस चार्ज है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डी क्यू इजिकल टू होगा सिग्मा डी ए, ठीक है। और अगर आपके पास है लाइन चार्ज है तो डी क्यू इजिकल टू होगा लेमडा डी एल। तो यहाँ पे आप देखें डी क्यू की जगह पे यहाँ पे रो डी वी डी टाओ आ गया, या डी वी कह लो आप। डी क्यू की जगह पे यहाँ पे सिग्मा डी ए आ गया, और डी क्यू की जगह पे यहाँ पे लेमडा डी एल आ गया, ठीक है। तो ये रही मेरे पास वॉल्यूम, ये सरफेस और ये लाइन। तो आइडिया सबका सेम होगा, स्मॉल पैचेस में डिवाइड करें, और एक पैच की वजह से, आरबीटी पैच की वजह से आप लिखो पोटेंशियल, फिर आप उसको कर दो इंटीग्रेट। तो ये अब हम देखेंगे प्रॉब्लम। उससे पहले इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ जो छुपी हुई है वो है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट रिमेंबर कि आपने रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना है, तभी ये जो एक्सप्रेशन होंगे वो मीनिंगफुल होंगे।
तो प्रॉब्लम पे आ जाए। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू ये है, एक प्लस क्यू ये है, दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी, और उस पॉइंट पे हमने पी पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एवेल्यूएट करना है, लेकिन हम कैसे जाएंगे, पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट लेके। तो इस पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस हमने एवेल्यूएट करना है। अब याद रखें कि जब भी आपने पोटेंशियल एवेल्यूएट करना होगा, उसमें मेजर प्रॉब्लम हमारे पास होती है जहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो डिस्टेंस है, ठीक है, सोर्स पॉइंट से फील्ड पॉइंट तक का। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, वो कैलिग्राफिक आर का मैंने नाम दिया। तो चार्ज हमारे पास पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। इस चार्ज की वजह से देखें बिल्कुल ये सेंटर में है, तो ये भी आपके पास स्मॉल आर होगा डिस्टेंस इधर से यहाँ तक का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। पैथागोरस अगर आप यूज़ करें तो ये हम देख लें कि ये जो साइड है ये वाली, ये बेस, ये d/2 है और ये है z। तो पैथागोरस के मुताबिक हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्सप्रेशन जी स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। दोनों चार्जेस सेम है, दोनों के नीचे कैलिग्राफिक आर है, तो ये मेरे पास 2q आ जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखें कि ना y है और ना हमारे पास x है, ना y है और ना हमारे पास यहाँ पे x है। तो दोनों की वजह से जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा। हाँ जी इसमें मौजूद है, तो जी का जो पार्शियल डेरिवेटिव है नेगेटिव के साथ, वो आप वैल्यूएट कर सकते हैं। सिंपल पावर रूल यूज़ होगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2q, ये वो हैं कांस्टेंट हैं, ये बाहर आ जाएंगे। ये है नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में, या इसको ऊपर ले आए तो आपके पास पावर बन जाएगी -1/2 जी स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर। तो पावर रूल सिंपल यूज़ करें इसके ऊपर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको अगर आप मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q जी ओवर जी स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर 3/2 जी हेड। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास, वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। पहली थी हमारे पास डिस्क्रीट, ये है कंटिन्यूस, और ये है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लाइन की लेंथ है 2l और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी। तो हमसे ये पूछा गया है कि आप इसके लिए इस लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखें लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दें, एक आर्बिट्री यहाँ से पैच डिसाइड करें, उस पैच की वजह से जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखें। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो है ये, पैथागोरस के मुताबिक एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इस डी क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है स्मॉल डी वी इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कैलिग्राफिक आ रहा है। तो अब आपने इंटीग्रेट करना है इस लिमिट से -l से लेके l तक। अगर आपके पास ये ओरिजिन है 0 तो ये लिमिट बनेगी -l और ये l। यहाँ से आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल आ जाएगा एट पॉइंट P। तो कैलकुलस चूज़ करते हुए ये इसका जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगी log इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट्स -l और l, ये पुट करेंगे आप, आपके पास ये पोटेंशियल आ जाएगा। मज़ीद इसमें आप दोबारा देख लें कि सिर्फ आपके पास जी है, तो जी की वजह से ही आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव एवेलुएट कर पाएंगे, दोनों बाकी डेरिवेटिव ज़ीरो होंगे। तो उसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2 लैम्डा l और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और जेड हेड। तो दोनों में आप देख लें कि हमें कहीं भी किसी पॉइंट पे डायरेक्शन को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम जिस चीज़ से डील कर रहे थे वो स्केलर थी, तो स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको इन दोनों प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमें इसके कंपोनेंट्स देना पड़ते हैं, कंपोनेंट वाइज हमने इसको देना पड़ता है कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, कौन सा री हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को काउंट करते हुए, इकट्ठे करते हुए फिर हम इसको एवेलुएट कर पाते हैं।
तो अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी है उसमें आप देख लें कि हमारे पास तीन बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। वो है पोटेंशियल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और तीसरे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉब्लम हमारे पास ज़्यादातर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक का यही होता है कि आपने इलेक्ट्रो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो चूँकि पोटेंशियल एवेलुएट करना आसान है, तो हम पहले ऐसे भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल फाइंड आउट करें, फिर उसका आप नेगेटिव ग्रेड लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अगर आपके पास रो गिवन है तो रो से आप ये इंटीग्रल कैलकुलेट करें, ये मुश्किल काम है, ये वाला ये कैलकुलेट करें, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और ये वाला रिकमेंडेड होता है ज़्यादातर कि आपके पास रो गिवन है तो उससे पहले आप पोटेंशियल फाइंड करें इस एक्सप्रेशन से, तो फिर आप आ जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड एवेलुएट करते हो। तो इन तीनों में आप देख रहे हैं कि कन्वर्स भी हैं हमारे पास कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल से आप रो जा सकते हैं, रो फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रो की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये समराइज है, स्लाइड है। अगर आप देखें कि हमारे पास जो प्रीवियस 2.1, 2.2 और 2.3 में जो कुछ हमने पढ़ा है वो बिल्कुल एक सिंगल स्लाइड पे यहाँ पे है। अब आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी तो आपने देखा होगा कि आप जैसे ही प्रॉब्लम एक बाउंड्री से क्रॉस करते हैं तो डिसकंटिन्यूटी इंट्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आपके पास उस बाउंड्री पे चार्ज मौजूद है। जैसे कि हमने स्फेरिकल शेल वाली प्रॉब्लम ली थी। तो स्फेरिकल शेल में बाहर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर थी, लेकिन जैसे ही आप इनसाइड आते हैं स्फेरिकल शेल के वो बिल्कुल अब्रप्टली ज़ीरो हो जाती है। तो डिसकंटिन्यूटी है उसमें मौजूद है, और वो डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से है, वो सिग्मा की वजह से। तो हम इसमें अब भी डील करेंगे कि आपके पास जो डिसकंटिन्यूटी की अमाउंट क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, कि दो साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से उनके दरम्यान में रिलेशन होगा, एक बाउंड्री के एक तरफ और दूसरी बाउंड्री के दूसरी तरफ। तो कंपोनेंट वाइज हम बात करेंगे कि नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल किसके, कि ये जो सरफेस है जिसकी हम डिस्क्रिप्टिव देखना चाहते हैं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट, इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट, और इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो पहले देखेंगे नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट के लिए हम यूज़ करेंगे गॉजी लॉ। गॉजी लॉ यूज़ करने के लिए हमें लेना पड़ेगा गॉजियन सरफेस। तो इस केस में हमने इसमें गॉजियन जो बॉक्स ली है वो पिल बॉक्स है। वो ये हमारे पास हाफ जो है ऊपर है और हाफ नीचे है। ये इसका एरिया अप साइड है और यही एरिया हमारा डाउन साइड होगा। और जबकि इसकी थिकनेस जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो है, क्योंकि हमें बाउंड्री जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वो बाउंड्री पे है इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट। अगर हम इसको अप्रोचेस टू ज़ीरो नहीं करते तो हम बाउंड्री से दूर हो जाएंगे। तो अप्रोचेस टू ज़ीरो करने का मकसद यही है कि हम बाउंड्री के बिल्कुल करीब रहें। तो अब आ जाएंगे गॉसेस लॉ पे। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इन क्लोज बाय दैट सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इन क्लोज कैलकुलेट करना बहुत आसान है इसमें। तो चार्ज इन क्लोज इस डब्बे में क्या होगा, वो होगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया। जितना इसका एरिया है और जितना इसका एरिया उतना ही उसमें चार्ज आया होगा, उतनी इसमें चार्ज डेंसिटी होगी। तो चार्ज डेंसिटी को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा क्यू इनक्लोज बाय दैट सरफेस। क्योंकि हमारे पास सिग्मा का एक एक्सप्रेशन है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए होता है। ये तो होगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसे एवेल्युएट करेंगे, वो इस तरह से कि ये जो ए है हमारे पास, ये है अ, जितना हमने स्मॉल लिया हुआ है इस बॉक्स को, वो बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हमारे पास उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरी नहीं कर रही। ठीक है, वो बिल्कुल वेरी नहीं करी हमारे पास चार्ज डेंसिटी। इसी वजह से हम क्यू से सिग्मा ए एवेल्युएट कर आसानी से कर लिया, अदरवाइज हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ता अगर पॉइंट टू पॉइंट चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही होती। तो अब रह गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें चाहिए फ्लक्स इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, अप साइड से, और यहाँ से अप साइड से और डाउन साइड से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो साइड्स हैं इसकी, उनका जो थिकनेस है वो ज़ीरो है, तो वहाँ पे फ्लक्स ज़ीरो होगा। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि यहाँ से हमारे पास जो
एक एंगल के टर्म्स में भी आप देख सकते हैं, एक थिकनेस की टर्म में भी देख सकते हैं, दोनों के हवाले से, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये जो इसका वेक्टर एरिया बनेगा ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ज़ीरो होगा। और दूसरा थिकनेस की टर्म में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो होगा। जो हमें नॉन ज़ीरो कंट्रीब्यूशन मिलेगी वो अपर सरफेस से मिलेगी और लोअर सरफेस से मिलेगी। अपर सरफेस और इसकी जो अपर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सरफेस की जो अबव है, वो दोनों की डायरेक्शन देख लें सेम है, तो हमारे पास ये देखें कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव। इधर देखें आप, लोअर सरफेस से डायरेक्शन जो है एरिया की वो डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो दोनों हमें जो के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है वो देगा हमें नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ गया 180 डिग्री माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिलो ए, ये हमारे पास फ्लक्स है। ए दोनों में कॉमन ले लें आप और वो कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, तो मेरे पास ये आ गई डिस्कंटिन्यूटी। तो नॉर्मल कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्कंटिन्यूटी है वो इज इक्वल टू है 1/सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हमारे पास सरफेस पे सिग्मा मौजूद है तो ये पर अप जो अबव कंपोनेंट है वो लोअर परपेंडिकुलर कंपोनेंट से डिफरेंट होगा ऐसे, और अगर मौजूद नहीं है तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूड बाय एन अमाउंट सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट एट एनी बाउंड्री। तो अब आ जाए टेंजेंशियल कंपोनेंट में। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट में आपको उसके लिए लेना होगा लूप। तो लूप हम ले लेते हैं, हमें पता है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होता है, तो क्लोज लूप इंटीग्रल इक्वल टू जीरो है। तो ये लूप हमने कंसीडर किया हुआ है। तो लूप हम इस तरह से वैल्यूएट करेंगे कि ये हमारे पास अबव अबव है सरफेस। ठीक है, लूप का ये आप नीचे चले जाएंगे इस सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए, और ये रहा, इस तरह से हम जाएंगे इंटीग्रल और फिर ये इंटीग्रल ऐसे एवेल्यूएट करेंगे। तो ये रही अप साइड, ये डाउन साइड, ये परपेंडिकुलर साइड है। अगेन हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो टेंजेंशियल कंपोनेंट एट द सरफेस है। तो हमें इस लूप को जितना वो थिन हो वो करना होगा। वो थिन कैसे करेंगे, अब ये जो थिकनेस है उसको अप्रोचेस टू ज़ीरो करके। और ये हमारे पास जो पैरेलल कंपोनेंट हैं वो ये है, ई पैरेलल टू द सरफेस, ये ई पैरेलल टू द सरफेस, ये अबव है ये बिलो है। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे ये जो लूप की डायरेक्शन सेम है, और नीचे की डायरेक्शन में देखें आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो लूप की डायरेक्शन है ऑपोजिट है। तो ऊपर से हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगी पॉजिटिव और नीचे से हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगी नेगेटिव। तो ये देखिए अबव हमें मिली है पॉजिटिव और नीचे हमें मिली है नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि लूप इतनी स्मॉल है हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट के साथ। और जबकि जो साइड्स हैं ये हमारे पास लेंथ अप्रोच टू जीरो है, तो साइड कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। तो ये एक्सप्रेशन हमें बताता है लेंथ यहाँ पे आप कॉमन ले लें दोनों साइड से वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हमें बताता है एक्सप्रेशन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है पैरेलल टू द सरफेस, वो उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, वो बिल्कुल जितना वो जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को जो नॉर्मल कंपाउंड के लिए थी और पैरेलल कंपाउंड के लिए, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, ई अबव माइनस ई बिलो इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एन हैट। और एन हमारे पास इसमें क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस पॉइंटिंग फ्रॉम बिलो टू अबव। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे पास है, ये रहा नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, बिलो टू अबव, नॉर्मल टू द सरफेस। तो अब हम मूव होते हैं एक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन। पोटेंशियल अगर हम एक सरफेस बाउंड्री से दूसरी तरफ जाते हैं तो इसमें क्या डिसकंटिन्यूटी मौजूद है या नहीं है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि द पोटेंशियल मीन वाइल इज कंटिन्यूस अक्रॉस एनी बाउंड्री। तो ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं ए से बी कि मैं ये इसको बाउंड्री को पेनिट्रेट करके ए से बी तक मूव होता हूँ। ए बिलो पॉइंट है, बी अबव पॉइंट है। तो चूंकि हम बाउंड्री पे देखना चाहते हैं और ए बी, तो हमें ए बी को बहुत ही क्लोज कंसीडर करना होगा। और पोटेंशियल बाय डेफिनेशन हम मुझे ए से बी तक इंटीग्रल एवेल्यूएट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चूंकि ये पॉइंट्स बहुत ही क्लोज हैं तो डी एल हमारे पास जीरो होगा,
तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास जीरो हो जाएगा। डी एल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं बल्कि डी एल जीरो है, तो डी एल जीरो हो जाएगा। तो ये मेरे पास जीरो, तो जितने जो पोटेंशियल बिलो है वही पोटेंशियल अबव है, तो पोटेंशियल में कोई डिसकंटिन्यूटी मौजूद नहीं है। जबकि अगर हम देखें ग्रेडियंट ऑफ वी, तो ग्रेडियंट ऑफ वी में हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होगी। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ग्रेडियंट ऑफ वी और नेगेटिव के साथ हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देख चुके हैं डिसकंटिन्यूटी मौजूद है। तो मैंने एक्सप्रेशन लिया ये वाला, ये एक्सप्रेशन लें आप। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, इसकी जगह पे ई अबव की जगह पे आप ग्रेडियंट पुट कर दें, इधर भी ग्रेडियंट पुट कर दें नेगेटिव के साथ, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्रेडियंट वी अबव माइनस ग्रेडियंट वी बिलो इज इक्वल टू माइनस 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एन हैट। तो एन हैट को ख़त्म करने के लिए मैं सिर्फ वही या फिर आप कहेंगे ग्रेडियंट के साथ मैं एन हैट का डॉट ले लूँगा। ठीक है, तो एन हैट का डॉट लेने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ पोटेंशियल का चेंज लूँगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ना लेफ्ट ना राइट ना पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो पोटेंशियल का चेंज लूँगा, तो फिर मेरे पास डिसकंटिन्यूटी आएगी माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसे, पार्शियल पी और पार्शियल एन क्या है, ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट एन, द रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को साथ रख के भी देखेंगे, और मेनली जो हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो होगा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी।